हेलो नमस्कार, वेलकम आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं कॉमर्स मेरी जान आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन बात कर रहे थे, यानी कि लास्ट क्लास में अपन मरुस्थल पढ़ रहे थे और राजस्थान का जो मरुस्थल है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं बच्चे, तो राजस्थान का जो मरुस्थल है, राजस्थान का जो मरुस्थल है, राजस्थान का मरुस्थल, तो राजस्थान के मरुस्थल की अगर अपन चर्चा करते हैं तो राजस्थान का जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसकी अपन विशेषता की बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? इसकी विशेषता की बात कर रहे थे अपन। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं, तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषताएं अपन यहाँ पर देखने वाले हैं भाई। देखो, थार का जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल की एक विशेषता ये निकल कर आती है कि ये मरुस्थल दुनिया का सबसे सघन मरुस्थल है। सघन की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या पास पास में रहती है अन्य किसी मरुस्थल के। जैसे दुनिया में और बहुत सारे मरुस्थल है, जैसे सहारा मरुस्थल हो गया, आटाकामा का मरुस्थल हो गया, बहुत सारे चोलिस्तान का मरुस्थल हो गया, तो बहुत सारे मरुस्थल है। उन सभी मरुस्थलों में सबसे सघन, यानी कि सबसे सघनता में वनस्पति भी सबसे पास पास में इसी में है और यहाँ पर जनसंख्या भी सबसे पास पास में है। तो यहाँ पर एक बहुत छोटी सी लाइन और बहुत अच्छी सी लाइन यहाँ पर लिख रहा हूँ, यानी कि ये विश्व का सबसे सघन मरुस्थल है। विश्व का सबसे सघन मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे सघन मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है। तो यहां पर अगर अपन बात करते बच्चे, तो ये अपन ने ये लिखा कि ये विश्व का सबसे सघन मरुस्थल है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है, तो विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल है। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो जनसंख्या की दृष्टि से और जन घनत्व की दृष्टि से भी सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां विश्व का जनसंख्या व जन घनत्व की दृष्टि से, विश्व का जनसंख्या व जन घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का जनसंख्या और जन घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल है। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो इस मरुस्थल की, तो ये विश्व का देखो, यहां पर जनसंख्या ज्यादा है, पेड़ पौधे ज्यादा है, यानी कि जीवों के अंदर विभिन्नता ज्यादा पाई जा रही है। यहाँ पर पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल में जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इस मरुस्थल की एक विशेषता ये भी मिलती है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जैव विविधता के आधार पर। तो यहाँ पर अपन एक बात लिख सकते हैं, विश्व का जैव विविधता के आधार पर, विश्व का जैव विविधता के आधार पर यह मरुस्थल सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो जैव विविधता के आधार पर यह मरुस्थल सबसे बड़ा है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं इस मरुस्थल की बात करता हूं बच्चे, तो इस मरुस्थल के अंदर, इस मरुस्थल के प्रसार को कम करने के लिए जैसलमेर के कुलधरा गांव में यहां पर कैक्टस पार्क लगाए गए। देखो, मरुस्थल में अपन जितनी ज्यादा वनस्पति लगाएंगे उतना ही ज्यादा मरुस्थल का प्रसार क्या होगा? कम होगा। क्योंकि मरुस्थल में जब अपन पेड़ पौधे लगाएंगे तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, उनकी जड़ें जो होती, इस मरुस्थल की जो मिट्टी है इसको पकड़ लेती है, जिससे इसका फैलाव नहीं होता। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर राज्य सरकार के द्वारा राज्य सरकार के
राज्य सरकार के द्वारा मरुस्थल के प्रसार को कम करने के लिए मरुस्थल के प्रसार को कम करने के लिए जैसलमेर के कुलधरा गांव में क्रैक्टस कहते हैं नागफनी को, क्रैक्टस पार्क लगाए। यानी कि यहां पर अगर मैं बात करूं तो जैसलमेर के कुलधरा गांव में क्रैक्टस पार्क लगाए हुए। ठीक है, यहां पर अगर अपन बात करते बच्चे तो यहां पर एक विशेषता और निकल कर आती है कि यह कहा जाता है कि इस मरुस्थल में प्राचीन समय में इस मरुस्थल के अंदर एक सरस्वती नदी बहा करती थी, जिसके वर्तमान में अवशेष घग्गर नदी में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो एक व्यक्ति था सीएल ओल्थम, आज से 500 वर्ष पहले की बात है। सीएल ओल्थम के अनुसार यहाँ पर आज से 500 वर्ष पहले एक सरस्वती नदी बहा करती थी, जिसके वर्तमान में अवशेष घग्गर नदी में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ये भी हो जाए तो यहाँ पर लिखिएगा इस मरुस्थल में आज से 500 वर्ष पहले, इस मरुस्थल में आज से 500 वर्ष पहले सरस्वती नदी बहा करती थी। आज से 500 वर्ष पहले सरस्वती नदी बहा करती थी, जिसके वर्तमान में अवशेष घग्गर नदी में देखने को मिलता है। तो देखो, घग्गर नदी के बारे में आज दिन तक इतना पता चला है कि घग्गर नदी के अवशेष सरस्वती नदी के बारे में इतना पता चला है कि इसके वर्तमान में अवशेष घग्गर नदी में देखने को मिलते हैं, और ये आज से 500 वर्ष पहले यहाँ पर बहती थी। ये बात बताई थी सीएल ओल्थम नामक एक व्यक्ति ने। ठीक है, और तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरस्वती नदी के अवशेष वर्तमान में किस नदी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल में एक नदी बहती है। इस मरुस्थल की जो मुख्य नदी है वो नदी कौन सी है? लूणी नदी है। तो देखिएगा, इस मरुस्थल की मुख्य नदी, लूणी नदी है। इस मरुस्थल की मुख्य नदी कौन सी है? लूणी नदी है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इस मरुस्थल की मुख्य नदी कौन सी हो गई? लूणी नदी है। और लूणी नदी होने के कारण यहां पर उपोष्णता की दृष्टि से ये जो मरुस्थल है वो 7वां बड़ा मरुस्थल है। तो यहां पर एक लाइन ये भी हो जाए कि उपोष्णता की दृष्टि से, उपोष्णता की दृष्टि से यह मरुस्थल
विश्व का 7वां बड़ा मरुस्थल है। विश्व का 7वां बड़ा मरुस्थल है। तो उपोष्णता की दृष्टि से यह 7वां बड़ा मरुस्थल है विश्व का, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई। हाँ, चले आगे। इसके बाद अपन बढ़ते हैं, एक बार आप इसको ताल लीजिएगा सब बच्चे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई। बिल्कुल ताल लीजिएगा बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेगा भाई। इसकी विशेषताओं की अगर बात करते हैं, तो विशेषताओं की अगर अपन चर्चा करते हैं बच्चे, तो ध्यान से सुनेगा। विशेषताओं की बात करते हैं बच्चे, ध्यान से सुनेगा। देखो, अगर मैं इस मरुस्थल की बात करूं, तो इस मरुस्थल की बात करूं, थार का जो मरुस्थल है, ये विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा मरुस्थल है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं थार का मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है। 17वां बड़ा मरुस्थल है। तो ये थार का मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं, तो जो थार का मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल की अगर अपन चर्चा करते हैं, तो जैसलमेर में जो मीठे पानी के घड़े पाए जाते हैं, जिस मीठे पानी के चंदन नलकूप पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि जैसलमेर में पाए जाने वाले चंदन नलकूप, और चंदन नलकूप में पीने का पानी मिलता है, पीने का पानी। देखो, जैसलमेर में पाए जाने वाले चंदन नलकूप को थार का घड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का घड़ा कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए भी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, और नेक्स्ट यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर देखेगा थार के मरुस्थल में जो बाड़मेर में जो बाटाड़ू कुएं पाए जाते हैं। देखो डायरेक्ट लिखता हूं, बाड़मेर में पाए जाने वाले बाटाड़ू या फिर बाटारू कुएं, तो बाड़मेर में पाए जाने वाले बाटाड़ू या बाटारू कुएं, बाटारू कुएं, और इनमें क्या मिलते हैं? कुएं में इसमें भी पीने का पानी मिलता है, पीने का पानी मिलता है। तो यहां पर बाड़मेर में पाए जाने वाले बाटाड़ू कुओं को रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इतनी विशेषता आपको ध्यान रखनी हुई। ठीक है। और आप सभी को पता है कि थार का मरुस्थल जो है वो सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है, यानी कि जो पाकिस्तान से लगने वाले जिलों के अंदर ये स्थित है भाई। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना भाई। अब देखो यहाँ पर अगर अपन चर्चा करते हैं, तो ये जो थार का मरुस्थल है,
थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। देखो थार का मरुस्थल की अगर अपन बात करें तो थार का जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल के कारण, यानी कि थार के मरुस्थल के निर्माण के कारण, निर्माण के कारण थार का मरुस्थल कैसे थार का मरुस्थल का निर्माण हुआ। तो यहां पर अगर अपन चर्चा करते हैं बच्चे, तो थार के मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ, तो देखिएगा थार के मरुस्थल के निर्माण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक या फिर भौतिक कारण हो सकता है, भौतिक कारण, प्राकृतिक या भौतिक कारण, या फिर यहां पर होता है मानवीय कारण हो सकता है, मानवीय कारण। देखो प्राकृतिक कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला प्राकृतिक कारण वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनिश्चितता मतलब समझ गए होंगे आप, वर्षा की अनिश्चितता, यानी कि वर्षा निश्चित नहीं है कि वर्षा 1 महीने आई, 2 महीने आई, हर साल अलग अलग तरीके से बारिश आती है। किसी साल 4 महीने आती है, किसी साल 2 महीने आती है, किसी साल 3 महीने आती है। तो अनिश्चितता है, कोई निश्चित ही नहीं है कि वर्षा कितनी आएगी। और जब बारिश का निश्चित नहीं होना, यानी कि एक थार के मरुस्थल के निर्माण का एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण की अगर बात करें तो वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अनियमितता, वर्षा की अनियमितता, यानी कि ये पता ही नहीं है कि वर्षा नियमित रूप से नहीं आती है। जैसे अगर अभी 3 महीने तक बारिश आ रही है, तो 3 महीने में भी लगभग 10-15 दिन, कभी कभी 10 दिन बारिश आती है, 3 महीने में कभी 20 दिन बारिश आती है, 3 महीने में कभी 2 महीने बारिश आती है। तो यानी कि नियमित नहीं है बारिश, ठीक है। तो इस तरीके से यह भी एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण है खंड वर्षा, खंड वर्षा, यानी कि आपने ऐसा देखा होगा कि एक ही शहर के अंदर, आपको एक ही शहर के अंदर जैसे कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र है जिसमें आप हो, और कोई आपका दोस्त कोई उसी शहर में कोई पर्टिकुलर दूसरे स्थान पर है, तो फिर आप अपने दोस्त को जब फोन करते हो तो कहते हो कि यार हमारी तरफ तो बारिश आ रही है, लेकिन वो बोल रहा है कि सर हमारी तरफ तो बारिश ही नहीं आ रही। यानी कि एक ही स्थान में, एक ही क्षेत्र के अंदर एक जगह बारिश आ रही है, एक जगह बारिश नहीं आ रही, यानी कि खंडों के रूप में बारिश आ रही है। इसे दोगली वर्षा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दोगली वर्षा भी कहते हैं। तो खंड वर्षा भी एक मरुस्थल का कारण हो सकता है। अब देखो मानवीय कारण क्या हो सकते हैं। जैसे आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटोगे तो उससे भी मरुस्थल का प्रसार बढ़ेगा। पेड़ काटोगे तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मरुस्थल का प्रसार बढ़ेगा। तो यहां पर वृक्ष की कटाई, वृक्ष की कटाई, वृक्ष की कटाई, तो वृक्ष की जो कटाई है यह भी क्या है? मानवीय कारण है मरुस्थल के प्रसार को बढ़ाना। ठीक है। इसके बाद में अत्यधिक पशुचारण, अत्यधिक पशुचारण। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं शहरीकरण, शहरीकरण, शहरीकरण आज की हो रहा है कि शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है। शहरीकरण, लोग शहरों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो उससे भी क्या मरुस्थल का प्रसार ज़्यादा हो रहा है। ये भी एक कारण है। एक औद्योगिकरण भी है, औद्योगिकरण। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि मरुस्थल का निर्माण जो हो रहा है उसका कारण बताइए, उसका भौतिक कारण क्या हो सकते हैं और उसके मानवीय कारण क्या हो सकते हैं, ये आपको बताना होगा। ठीक है भाई। तो इसके बाद में अपन चलते हैं बच्चे यहाँ पर मरुस्थल के, यहाँ तक आपने उतार लिया होगा। वृक्ष की कटाई ज़्यादा करेंगे तो उससे भी मरुस्थल का प्रसार बढ़ सकता है। अत्यधिक पशुचारण, यानी पशुओं को अपन लेके जाएंगे तो पशुचारण ज़्यादा करेंगे तो उससे भी मरुस्थल के निर्माण के कारण बन सकते हैं भाई। चलते आगे। बहुत बढ़िया। देखो भाई, इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो जो थार का मरुस्थल है, इस थार के मरुस्थल का अपन क्या करेंगे? वर्गीकरण करने वाले हैं। तो यहां पर देखिएगा बच्चे, ध्यान से समझिएगा। थार के
मरुस्थल का वर्गीकरण, थार के मरुस्थल का वर्गीकरण, थार के मरुस्थल का वर्गीकरण। अब मैंने आपको कह रखा है कि इस प्रकार से ये बीचों बीच में अरावली हो गई, ये पूर्वी राजस्थान हो जाएगा, ये अरावली हो गई, ये हाड़ौती क्षेत्र हो जाएगा, और ये हो गया मरुस्थल। और इस मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पर 0 सेंटीमीटर से यहाँ पर होती है 50 सेंटीमीटर वर्षा। और मैंने इसमें कहा था कि ये जो मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा। तो ध्यान से सुनेगा, ये जो थार का मरुस्थल है, तो थार के मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दो समान भागों में बांटती है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए भी। देखेगा, थार के मरुस्थल, थार के मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो देखो 0 से लेकर 25 तक का, और 25 से लेकर 50 तक का। तो ये तो हो जाएगा अर्धशुष्क, अर्धशुष्क हो जाएगा, सेमी एरिड, और ये हो जाएगा एरिड, ये शुष्क हो जाएगा। तो देखेगा यहां पर पहला, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा शुष्क मरुस्थल, और इसमें सबसे ज्यादा शुष्कता है, इसलिए इसको बहुत सारी किताब वालों ने इसको अति शुष्क भी बोला है। तो शुष्क मरुस्थल। इसके बाद में अगर मैं बात करूं दूसरा, तो वो हो जाएगा अर्धशुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल, सेमी एरिड डेजर्ट। ठीक है, अब देखो जो एरिड डेजर्ट है, यानी कि ये जो शुष्क मरुस्थल है, इस शुष्क मरुस्थल की अगर अपन चर्चा करते हैं तो इस शुष्क मरुस्थल के अंदर वर्षा का वितरण क्या है। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि वे शुष्क मरुस्थल में वर्षा कितनी होती है, तो आप बता देना 0 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर, या फिर 25 सेंटीमीटर से कम। अब देखो बहुत बार एक बार एक स्टूडेंट है, उसने कहा कि सर हमें एग्जाम दे के आया था और एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन मिले, यहाँ पर 4 ऑप्शन मिले, A, B, C और D। सर 4 ऑप्शन मिले और उसमें पूछा कि शुष्क मरुस्थल में वर्षा का वितरण क्या है, तो वहां पर लिखा था सर कि 30 सेंटीमीटर से कम, वहां पर लिखा हुआ था 20 सेंटीमीटर से कम, और वहां पर लिखा हुआ था कि 35 सेंटीमीटर से कम, और वहां पर लिखा हुआ था 15 सेंटीमीटर से कम। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, इस प्रकार से जब पूछा जाता है कि शुष्क मरुस्थल में वर्षा का वितरण क्या है, तो इस तरीके की सिचुएशन आ जाए तो फिर वहां पर 20 सेंटीमीटर से कम ये आपको बताना होगा। ठीक है भाई। इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं तो शुष्क मरुस्थल की अगर अपन चर्चा करते हैं तो शुष्क मरुस्थल के अंदर वर्षा 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर यहां पर क्या होती है? वर्षा होती है भाई। अब देखो ये जो शुष्क मरुस्थल है, इस शुष्क मरुस्थल के अंदर वर्षा तो ये हो गई, लेकिन यहां पर वनस्पति कौन सी होगी? वनस्पति की बात कर रहे हैं बच्चे, तो यहां पर वेजिटेशन क्या होगी? वेजिटेशन की बात करते हैं तो यहां पर देखो सबसे कम बारिश होती है, और ऐसा स्थान जहां पर बारिश बिल्कुल कम होती है वहां पर पेड़ पौधे अपना विकास नहीं कर पाते, और पेड़ पौधे जब अपना विकास नहीं कर पाएंगे तो फिर वहां के पेड़ पौधे छोटे छोटे होंगे। तो वहां पर क्या होगी बच्चे? वहां पर होगी घास, वहां पर घास होगी, प्लस वहां पर क्या होगी? झाड़ियां, प्लस वहां पर क्या होगी? झाड़ियां। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हो जाएगी मरुद्भिद वनस्पति, मरुद्भिद
वनस्पति। यहां पर कौन सी वनस्पति हो जाएगी? मरुद्भिद वनस्पति, जिसको अपन बोलते हैं जीरोफाइट वेजिटेशन। ठीक है। इसके बाद यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो मिट्टी की बात करते हैं बच्चे, तो यहां पर मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? ऐसे तो मिट्टी की बात करें तो यहां पर रेतीली मिट्टी पाई जाएगी, लेकिन ICAR ने शुष्क मरुस्थल में बताई थी एंटीसोल मृदा। ये होती है, ये शुष्क मतलब रेतीली मिट्टी होती है, लेकिन ICAR ने यहां पर कहा था एंटीसोल मृदा शुष्क मरुस्थल में है। और अर्ध शुष्क मरुस्थल में एरिडोसोल मृदा। कौन सी मृदा? एरिडोसोल। तो यहां पर कौन सी मिट्टी हो जाएगी बच्चे? एंटीसोल मृदा। एंटीसोल मृदा। तो यहां पर मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? एंटीसोल मृदा पाई जाएगी। और यहां पर आपसे पूछ ले कि भाई बताओ जलवायु 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 कौन सी पाई जाएगी? तो यहां पर शुष्क जलवायु होगी बच्चे, शुष्क जलवायु यहां पर होगी, शुष्क जलवायु यहां पर पाई जाएगी। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि भाई जिले कितने, तो देखिएगा बच्चे जिले की बात करते हैं तो जिले यहां पर 4 जिले होंगे। कितने जिले? 4 जिले यहां पर होंगे। और 4 जिले की बात करते हैं बच्चे, 4 जिले कौन कौन से जाएंगे? यहां पर हो जाएगा एक गंगानगर, यहां पर हो जाएगा एक बीकानेर, तीसरा हो जाएगा बच्चे यहां पर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, और चौथा हो जाएगा यहां पर बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि शुष्क मरुस्थल में वर्षा कितनी होती है, वनस्पति कौन सी पाई जाएगी, मिट्टी कौन सी, जलवायु कौन सी और जिले कौन कौन से। तो यहाँ पर अपन ने देखा शुष्क मरुस्थल की कुछ विशेषताएं। अब शुष्क मरुस्थल का यहाँ पर क्या करेंगे? अपन वर्गीकरण करेंगे। अभी अपन ने अर्ध शुष्क मरुस्थल को नहीं पढ़ा, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले शुष्क मरुस्थल को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, चलें आगे। यहाँ तक एक बार उतार लीजिएगा भाई, सभी बच्चे एक बार यहाँ तक उतार लीजिएगा। तो आलिए होगा, चलते हैं आगे, देखेगा भाई। देखो बच्चे, इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं इसके बाद अगर अपन बात करते हैं बच्चे शुष्क मरुस्थल की, अगर अपन चर्चा करें तो शुष्क जो मरुस्थल है, इस शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया। शुष्क मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल की बात करते हैं बच्चे, अपन को पता है कि शुष्क मरुस्थल में बारिश कितनी होती है, वनस्पति सब अपन ने बात करी। अब देखिएगा यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया। शुष्क मरुस्थल में बारिश बिल्कुल कम होती है, बिल्कुल कम बारिश होती है। और कम बारिश होने के कारण क्या होता है कि यहां पर कम बारिश होने के कारण यहां पर क्या होता है बच्चे कि यहां पर रेत का प्रसार सबसे ज्यादा होगा, रेत सबसे ज्यादा पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि कम बारिश होगी तो तेज धूल भरी आंधियां चलेगी, और तेज धूल भरी आंधियां चलेगी तो वहां पर रेत का जमाव ज्यादा होगा, रेत का विस्तार ज्यादा होगा। तो इस जगह पर शुष्क मरुस्थल में रेत ज्यादा होती है। अब यहाँ पर तेज धूल भरी आंधियां चलती है तो हवाएं क्या करती है, हवा यहाँ से रेत के कणों को उठाएगी और एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर हवा क्या करेगी, इन रेत के कणों का क्या करेगी, जमाव करेगी, जिससे रेत के क्या बन जाएंगे, ये टीले बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? रेत के टीले बन जाएंगे। लेकिन जहां से ये रेत के कणों को उठाती है, जहां से ये रेत के कणों को उठाती है, उस स्थान पर रेत के कण नहीं होंगे। देखो ध्यान से सुनेगा, मेरा कहने का मतलब है कि जब हवा यहां से रेत के कणों को उठाती है तो फिर यहां से उठाकर आगे के आगे की तरफ ले जाकर जमाती है, तो यहां पर तो रेत के क्या बन गए, रेत के टीले बन गए भाई। क्या बन गए? ये रेत के टीले। तो इस जगह की बात करें तो इस जगह पर रेत युक्त भाग होगा ये, ठीक है, रेत युक्त भाग होगा। और ये जो भाग हो जाएगा, ये जो भाग, इसको अपन बोल सकते हैं
रेत मुक्त भाग, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं मुक्त भाग, रेत मुक्त भाग इसको बोलेंगे, ये हो जाएगा रेत के टीले। अब देखो रेत के टीले को ज्योग्राफी में कहते हैं बालू का स्तूप। क्या बोलते हैं? रेत के टीले को ज्योग्राफी में बालू का स्तूप। यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, युक्त प्रदेश। और ये हो जाएगा बालू का स्तूप, स्तूप मुक्त प्रदेश। तो ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हो गया। तो यानी कि इस शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा। और बांटने का जो आधार था, ये आधार क्या था बच्चे? आधार था बालू का स्तूप के आधार पर। और इसे कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों की अगर अपन बात करें तो एक हो जाएगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, एक हो जाएगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। देखो बालू शुष्क मरुस्थल अपने आप में 100% हो सकता है। शुष्क मरुस्थल अपने आप में कितने परसेंट हो सकता है? 100% हो सकता है। अब इस 100% की बात करें तो इस 100% को अपन ने 2 भागों में बांट दिया। और बालू का स्तूप के आधार पर एक है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। तो मुक्त प्रदेश की बात करें तो ये 41.50%, 41.50% क्षेत्रफल पर आपको बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश मिलेगा। और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की बात करें तो ये आपको मिलेगा बच्चे 58.50%। तो 58.50% की बात करें तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश आपको मिलेगा। और मुक्त प्रदेश कितना मिलेगा? 41.50। और दोनों को अपन जोड़ते हैं तो वो 100% हो जाता है। अब यहां पर अपन पहले बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन चर्चा करेंगे। तो आप जल्दी से यहां तक एक बार उतार लीजिएगा भाई, बिल्कुल उतार लीजिएगा बच्चे। चलें देखेगा, हाँ बिल्कुल उतार लो बच्चे। देखो बच्चे, यहां पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो देखिएगा बच्चे, यहां पर ये अपन जो पढ़ने वाले हैं, जो हेडिंग लगाने जा रहे हैं, वो है बच्चे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। देखो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करते हैं तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की अगर अपन चर्चा करते हैं तो इसका विस्तार कहां पर पाया जाता है? आपसे पूछा जाएगा कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का विस्तार बताओ, तो इसका जो विस्तार पाया जाएगा वो पाया जाएगा बच्चे यहां पर बीकानेर आपको मिलेगा, जैसलमेर में, और आपको मिलेगा बाड़मेर में। तो यहां पर क्या पाया जाता है? इसका विस्तार देखने को मिलेगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश को। अब देखो ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, जैसे बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, तो इनके जो भूगर्भ है, भूगर्भ की बात कर रहा हूं, भूमि के अंदर इनका जो भूगर्भ है, इन भूगर्भ में एक चट्टान पाई जाती है जिसको बोलते हैं अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। और आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर, जैसे मैं यहां पर अगर अपन बात करूं, थोड़ा रफली बात कर लेते हैं। देखो पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी पर 3 प्रकार की चट्टानें बनी। एक आगन्य चट्टान थी, एक अवसादी चट्टान थी,
एक चट्टान थी बच्चे रूपांतरण चट्टान। तो आगन्य चट्टान परतें परतें आगन्य चट्टान में नहीं होती, रूपांतरण चट्टान में भी परतें जो है नहीं होती, जबकि अवसादी चट्टान में परतें होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो अवसादी चट्टान है। अब अवसादी चट्टान परतदार होती है, तो यहां पर तरल पदार्थ का गमन होगा। भाई ऐसी चट्टान जिसके अंदर परतें पाई जा रही है, तो एक परत, दो परत, तीन परत, तो परतों के बीच में से तरल पदार्थ का गमन हो सकता है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में, तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की अगर अपन चर्चा करते हैं तो यहां पर एक भूगर्भीय जल पट्टी पाई जाती है जिसको अपन लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। तो यहां पर एक अपन बात कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है, लाठी सीरीज क्या आती है बच्चे? लाठी सीरीज की बात करते हैं। देखो भाई, लाठी सीरीज की बात करते हैं तो ये एक भूगर्भीय जल पट्टी है। क्या है बच्चे? भूगर्भीय जल पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी है। और लाठी सीरीज का विस्तार की अगर अपन चर्चा करते हैं, तो इसके विस्तार की अगर अपन चर्चा करते हैं तो लाठी सीरीज का जो विस्तार है वो देखो बच्चे यहां पर कहां से कहां तक मिलेगा। तो इसका विस्तार आपको पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़, कहां पर है? जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। और लाठी सीरीज की बात करें तो इसकी लंबाई जो हो जाएगी बच्चे, इसकी लंबाई लगभग 60 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यहां पर जैसलमेर की बात कर रहा हूं, जैसलमेर। तो जैसलमेर में ऑकलवुड फॉसिल पार्क पाया जाता है। देखो, आकलवुड फॉसिल पार्क कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। और ये जो आकलवुड फॉसिल पार्क है, ये पार्क के अंदर प्राचीनतम जीवाश्म पाए जाते हैं। प्राचीनतम जीवाश्म लकड़ियों के और जीवों के जीवाश्म यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में आता है कि जैसलमेर के अंदर आकलवुड फॉसिल पार्क पाए जाते हैं। तो आकलवुड फॉसिल पार्क मरुस्थल में कहाँ पर है? तो यहाँ पर है। तो एक लाठी सीरीज भी पूछ लिया जाता है और ये भी पूछ लिया जाता है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, उम्दा है भाई। चले आगे। हाँ भाई, इसके बाद अपन चर्चा करते हैं बच्चे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आगे अगर अपन चर्चा करें तो यहां पर आप उतार लिए होंगे आपने एक बार यहां तक, बहुत बढ़िया। देखो भाई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखेगा सॉरी, देखो भाई, यहां पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो यहां पर एक हेडिंग और लगा रहा हूं, लघु मरुस्थल। देखो भाई, लघु मरुस्थल की अगर अपन चर्चा करें तो लघु मरुस्थल आपके कहां से कहां तक है? तो यह मरुस्थल कच्छ का रण, गुजरात, कच्छ का रण गुजरात से बीकानेर तक है।
कच्छ का रण गुजरात से बीकानेर तक ये मरुस्थल है, और इसे क्या कहेंगे अपन, लघु मरुस्थल। ठीक है, तो ये बात अपन ने यहां पर करी भाई। तो यहां पर ये अपना बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश बिल्कुल यहां पर समाप्त होता है। अब चलेंगे अपन बात करेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। देखो, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की अगर अपन चर्चा करते हैं तो देखिएगा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की अगर अपन चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनेगा बच्चे, हेडिंग लगाएगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। कितना परसेंट था ये? 58.50%। तो अपन बात करेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ऐसे स्थान की बात करेंगे जहां पर बालू का स्तूप क्या होते हैं, पाए जाते हैं। चले भाई, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर एक शब्द मैंने लिखा है बालू का स्तूप। बालू का स्तूप, देखो ये बालू का स्तूप एक जो शब्द है, ये शब्द मैं बार बार लिख रहा हूं, ये शब्द क्या है, बालू का स्तूप क्या है? तो यहां पर एक शब्द मैं लिख रहा हूं, ये एक रेत के टीले हैं, रेत के टीले हैं भाई। ये क्या है बच्चे? एक रेत के टीले हैं। देखो, बालू का स्तूप की बात करें तो इसका जो निर्माण होता है, वो निर्माण कैसे होता है? तो इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो होगा, जहां पर 3 शर्त काम करेगी, 3 कंडीशन कंप्लीट होगी, वहां पर बालू का स्तूप का निर्माण होगा। ठीक है, इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं तो 3 शर्त कौन कौन सी हो जाएगी। जैसे पहली शर्त होगी कि बालू का स्तूप वहां पर बनेंगे भाई, रेत के टीले वहां बनेंगे जहां पर रेत का जमाव सबसे ज्यादा होगा। तो पहली शर्त है कि वहां पर रेत का जमाव अधिक हो, वहां पर रेत का जमाव अधिक हो। दूसरी शर्त, रेत का जमाव अधिक हो और रेत के जमाव के साथ साथ वहां पर हवा भी ज्यादा होना चाहिए, यानी कि तीव्र हवा का वेग हो, तीव्र हवा का वेग हो। और तीसरी कंडीशन है भी, हवा क्या है, रेत के कणों को उठाकर लेके जा रही है, लेकिन उस हवा के सामने जब तक कोई अवरोध ही नहीं आएगा तो हवा रेत के कणों को छोड़ेगी नहीं। यानी कि हवा के सामने अवरोध आना जरूरी है। अब अवरोध हो सकता है कि वनस्पति का आया हो, अवरोध हो सकता है कि पर्वत पहाड़ कोई वहां पर पहाड़ियां हो उनका अवरोध आ सकता है, तो कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो अवरोध होना चाहिए, और जहां पर 3 कंडीशन काम कर जाएगी वहां पर क्या बन जाएगा, बालू का स्तूप बन जाएगा। यह बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहां तक एक बार आप उतार लीजिएगा। यहां पर बालू का स्तूप बन जाते हैं, अलग अलग आकृति के बालू का स्तूप बनते हैं, और उन अलग अलग आकृति के बालू का स्तूपों की बात करते हैं तो उनके टाइप भी अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो कि हवा चारों दिशाओं में कहीं से भी आ सकती है, तो जिस दिशा से हवा आएगी तो उस दिशा की तरफ बालू का स्तूप बनेंगे, तो वहां पर अलग अलग आकृति के बनेंगे। तो यहां पर हम पढ़ेंगे अब बालू का स्तूप के प्रकार। बिल्कुल लिखिएगा बच्चे। देखो भाई, अपन अब जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले बच्चे, यहां पर अपन जो पढ़ने वाले हैं
हाँ बिल्कुल, हेडिंग लगा लीजिएगा आप सभी, बालुका स्तूप के प्रकार। यहां पर हेडिंग लगाएंगे सब बच्चे, बालुका स्तूप के प्रकार। बालुका स्तूप के प्रकार, कि बालुका स्तूप कौन कौन से होते हैं यहां पर उनको अपन पढ़ेंगे भाई। चले भाई देखेगा बच्चे, बालुका स्तूप के प्रकार अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखेगा सबसे पहले अपन एक बालुका स्तूप पढ़ने जा रहे हैं, और वो बालुका स्तूप है अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। रेखीय बालुका स्तूप, और एक होता है पवनानुवर्ती बालुका स्तूप। तो अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, रेखीय बालुका स्तूप और पवनानुवर्ती बालुका स्तूप। देखो इस बालुका स्तूप की बात करें तो ये बालुका स्तूप एक सीधी रेखा में होगा, और यहां पर लगा लीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से आरपीएससी का फेवरेट है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बालुका स्तूप के प्रकार। तो अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, रेखीय बालुका स्तूप और पवनानुवर्ती बालुका स्तूप। इन बालुका स्तूपों की बात करते हैं बच्चे, तो ये बालुका स्तूप एक सीधी रेखा में होते हैं, इसलिए इसको रेखीय बालुका स्तूप कहते हैं। दो पवनों के बीच में होते हैं, दो पवनों के समानांतर होते हैं, इस वजह से इसे पवनानुवर्ती बालुका स्तूप कहते हैं। और इस प्रकार के बालुका स्तूप हवा के समानांतर एक रेखा में बनते हैं बच्चे। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो इसके निर्माण की अगर अपन चर्चा करते हैं तो इसके निर्माण के बारे में ध्यान से समझिएगा, देखिएगा बच्चे, बिल्कुल देखिएगा। हाँ देखो भाई, यहां पर अगर अपन चर्चा करते हैं तो इसके निर्माण के बारे में बात करेंगे बच्चे। तो निर्माण की अगर अपन चर्चा करते हैं तो ध्यान से सुनेगा, निर्माण की अगर अपन चर्चा करते हैं तो यहां पर एक बात लिख रहा हूं कि इस प्रकार के बालुका स्तूप, यानी कि इस प्रकार के बालुका स्तूप, इस प्रकार के बालुका स्तूप हवा के समानांतर एक रेखा में बनते हैं, एक रेखा में बनते हैं, हवा के समानांतर एक रेखा में बनते हैं। तो देखो यहां पर कैसे बनेंगे, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि ये पवन जा रही है, ये एक पवन है, इस तरीके से एक पवन है, इस प्रकार से एक पवन है, ये हवाएं बच्चे। और हवा के बीच की बात करूं तो हवा के बीच में इस प्रकार से, ध्यान से सुनिएगा, हवा की बात करता हूं तो हवा के बीच में इस प्रकार से ये बालुका स्तूप बन रहे हैं, इस प्रकार से बन रहे हैं। इस प्रकार से बन रहे हैं, इस प्रकार से बन रहे हैं। इस प्रकार से बन रहे हैं,
यहां पर अगर अपन चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, तो ये बालू का स्तूप इस प्रकार से बनने में, डायग्राम से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं भाई, सब ध्यान से सुन देखो। देखो भाई, तो यहां पर ये बालू का स्तूप इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि ये बालू का स्तूप इस तरीके से यहां पर बन रहे हैं, इस तरीके से ये बालू का स्तूप यहां पर बन रहे हैं। ये बालू का स्तूप यहां पर बन रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं बच्चे, ध्यान से समझिएगा, ये बालू का स्तूप यहां पर बन रहे हैं, यहां पर इस तरीके से बन रहे हैं। ये देखिएगा बच्चे, यहां पर इस तरीके से बन रहे हैं। तो यहां पर ये बालू का स्तूप इस तरीके से बनते हैं। जैसे ये जो है ये पवने हैं भाई, ये पवने चल रही है और दो पवनों के बीच में, दो पवनों के बीच में, यानी कि दो पवनों के समानांतर, ये दिख ही नहीं रहा यार, एक सेकंड को भी देखा भाई, दो पवनों के समानांतर, ये पवने ही है, ये पवने क्या है बच्चे, ये पवन है या फिर हवा कह सकते हैं। तो ये हवा है और हवा के बीच में इस प्रकार से ये बालू का स्तूप है। अब मैं क्या करता हूं कि इस प्रकार से इस बालू का स्तूप की इस पूरी चेन को उठाकर मैं यहां पर लेके आता हूं। जब मैं इस बालू का स्तूप की पूरी चेन को इस प्रकार से देखता हूं बच्चे, तो मुझे ये बालू का स्तूप की ये चेन इस तरीके से नजर आती है, इस तरीके से नजर आती है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो ये बालू का स्तूप इस तरीके से नजर आ रहे हैं, यानी कि ये रेत के टीले हैं, ये आपके अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। देखो आपने देखा होगा कि मरुस्थल में जब आप कहीं गए होंगे तो मरुस्थल में आपको इस प्रकार से रेत के टीले दिखे होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हवा है, ये हवा क्या करती है, यहाँ से रेत के कणों को उठाती है और यहाँ पर इसका जमाव, फिर आगे हवा चलेगी तो फिर यहाँ से रेत के कणों को उठाएगी, यहाँ से रेत के कणों को उठाएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक जमाव करेगी, फिर यहाँ पर रेत के कणों को छोड़ दिया, फिर आगे हवा जाएगी, फिर यहाँ से रेत के कणों को उठाएगी। तो दो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के बीच का जो स्थान है, ये जो बीच का स्थान है, ये जो बीच का स्थान है, इस बीच के स्थान को कहते हैं बच्चे कारवा मर्ग, कारवा मर्ग, या फिर इसी को कहते हैं गासी, या फिर इसी को कहते हैं कॉरिडोर, या फिर इसी को कहते हैं गलियारा। तो इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं कारवा मर्ग, गासी या कॉरिडोर या फिर गलियारा, ये तो कारवा मर्ग जो है, देखो अब आप अगर मरुस्थल में जाते हो तो मरुस्थल में क्या आप ऐसा थोड़ी है कि मरुस्थल में आप जा रहे हो तो मरुस्थल के अंदर आप रेत के टीलों के ऊपर से जा रहे हो। मरुस्थल में रेत के टीले के पास में जो जगह है वहां से आप जाओगे। तो ये कारवा मर्ग का जो कार्य है, ये कारवा मर्ग या गासी का जो कार्य है, ये कार्य होगा बच्चे, ये परिवहन के लिए यूज होते हैं, परिवहन के ये यूज होते हैं, ठीक है, परिवहन के लिए यूज किए जाते हैं इसको। और इसका जो मुख्य कार्य है, इसका जो मुख्य कार्य है वो मुख्य कार्य होगा बच्चे, इसका मुख्य कार्य इसका होगा ऊंटों को रास्ता प्रदान करना, ऊंटों को रास्ता प्रदान करना, ऊंटों को रास्ता प्रदान करना, ठीक है। और ये इस प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं उनकी जो प्रकृति है, वो प्रकृति कैसी होती है, ये प्राकृतिक होते हैं, ये प्राकृतिक और स्थायी होते हैं। स्थायी का मतलब एक बार बन गए तो फिर ये बहुत दिनों तक मिटते नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है ये राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर मैं इसके बारे में यहाँ ही लिख देता हूँ। तो राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में कहाँ पाए जाएंगे, तो ये जैसलमेर,
देखो बच्चे, जैसलमेर और जैसलमेर का दक्षिण पश्चिम भाग, जैसलमेर का दक्षिण पश्चिम भाग, जोधपुर और बाड़मेर, और वह बाड़मेर। तो इस तरीके से ये बालू का स्तूप यहां पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यहां पर अपन ने एक बालू का स्तूप पढ़ा, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप की बात करते हैं तो ये इसे अपन रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहते हैं। इसका निर्माण, इस प्रकार के बालू का स्तूप हवा के समानांतर एक रेखा में बनते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है, इन दो बालू का स्तूपों के यानी कि दो रेत के टीलों के बीच के स्थान को कहते हैं कारवा मार्ग, गासी या कॉरिडोर या गलियारा। ठीक है, इनका कार्य परिवहन के रूप में करते हैं। लोग यहाँ से जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बच्चे, तो यहाँ पर स्पेशली जो रेगिस्तान के अंदर जो कहते हैं कि रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ऊंट को, क्या कहते हैं, ऊंट। तो ऊंट से यहाँ से परिवहन किया जाता है, ऊंटों को रास्ता प्रदान किया जाता है। और ये प्राकृतिक और स्थायी है बच्चे, एक बार बन गया तो सालों साल ये मिटता नहीं है। यहाँ पर राजस्थान के अंदर जैसलमेर, जैसलमेर का दक्षिण पश्चिम भाग और जोधपुर बाड़मेर में आपको सर्वाधिक देखने को मिलेंगे भी। ठीक है, इस प्रकार से अगर मैं बात करता हूं तो ये बालू का स्तूप का प्रकार और एक प्रकार अपन यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं, देखो पहले, इसके पहले अपन ने बात करी थी लघु मरुस्थल, क्या से कहा तक, कच्छ के रण गुजरात से बीकानेर तक। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश अपन यहाँ पर पढ़ रहे थे। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से आज अपनी जो पूरी क्लास है, सबसे पहले अपन ने राजस्थान में मरुस्थल की विशेषताएं देखी। इनको आप देख सकते हो कि सबसे सघन मरुस्थल है, जनसंख्या जनघनत्व के आधार पर सबसे बड़ा मरुस्थल है, जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। जैसलमेर के कुलदरा गांव में कैक्टस पार्क लगाए गए यहाँ पर। और इस मरुस्थल में आज से 500 वर्ष पहले सरस्वती नदी बहा करती थी, जिसके वर्तमान में अवशेष घग्गर नदी में देखने को मिलते हैं। और इस मरुस्थल की मुख्य नदी लूणी नदी, ये भी आपको भूलना नहीं है। और उपोष्णता के आधार पर ये 17वां बड़ा मरुस्थल है विश्व का। ठीक है, इसके बाद में अपन ने देखा था कि थार के मरुस्थल का वर्गीकरण अपन ने किया। थार के मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर इसको दो भागों में बांटा था, शुष्क और अर्धशुष्क। अपन शुष्क की पढ़ रहे हैं अभी। शुष्क के अंदर वर्षा 0 से 25 होती, वनस्पति घास और झाड़ियां होती, मरुद्भिद वनस्पति, मिट्टी एंटीसोल और जलवायु शुष्क। इस तरीके से आपको इसकी पूरे रिवीजन करना है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप इसको अच्छे से इसके नोट्स तैयार कीजिएगा। और हम आपको यहाँ पर ऐप में भी आपको ये जो अपनी क्लास के नोट्स हैं और आपको PDF अदर से भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आप सभी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो ये बालू का स्तूप पिछले बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। अगर मैं RS का एग्जाम देखूं तो हर बार RS के अंदर बालू का स्तूप से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता ही है। अभी एक वीडियो का एग्जाम हुआ था, वीडियो के एग्जाम में भी बालू का स्तूप से क्वेश्चन आया। मतलब बालू का स्तूप एक मुख्य पॉइंट है कि RPSC यहाँ से क्वेश्चन बनाती है। यहाँ से स्टूडेंट को ये होता है कि भाई समझ में यहाँ पर कम आता है, बालू का स्तूप समझ में कम आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इसी लेवल में मैंने आपको बताया कि बालू का स्तूप इस प्रकार से, बालू का स्तूप का एक प्रकार तो अपन ने इस तरीके से देखा है। अगर अपन देखो, आप रेगुलर जितना पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन कर लोगे तो उसके बाद मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये आप इस तरीके से कीजिएगा, डेली जितना पढ़ाया उसको डेली उतने आप कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन और बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखो भाई,